ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो कहानी यूं है कि हम पहले तो दो फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं कि वोल्टेज की इक्वेशन थी वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में हमने पावर की इक्वेशन पढ़ी थी दैट इट इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। एक तो ये दो इक्वेशंस रिकॉल हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ सर्किट। एक सर्किट है तो सर्किट में बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। एनर्जी कंज्यूमिंग इसलिए कि ये रेजिस्टर कोई बल्ब भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसलिए रेजिस्टर को आप ये समझें कि रेजिस्टर एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। नाउ व्हाट अ सर्किट इज एक्चुअली। एक सर्किट में बैटरी का क्या काम होता है। हम एक सर्किट में बैटरी का वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, तो सर्किट में बैटरी का काम है चार्ज को फ्लो करवाना। तो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव लो पोटेंशियल है। लेट्स से जैसे आप सुबह सुबह तैयार होके घर से नाश्ता नुश्ता करके निकलते हैं तो बड़ी हाई एनर्जी के साथ निकलते हैं, तो चार्ज को भी जो फर्स्ट पुश मिलता है बैटरी के पॉजिटिव से, वो चार्ज के लिए एक सुबह के नाश्ते की मानिंद है। यहाँ से चार्ज चल पड़ा और जैसे आप कॉलेज के रास्ते में बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं, कॉलेज आने से पहले पहले बहुत एंजॉयमेंट हो रही होती, लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज आता है यानी रजिस्टर आता है जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ से चार्ज की एनर्जी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जितने रजिस्टर लगे होंगे हर एक के अंदर प्रोपोर्शनली वो एनर्जी लूज करता चला जाएगा। अल्टीमेटली होगा ये कि चार्ज अपनी सारी एनर्जी लूज करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। अब टर्मिनल नेगेटिव है और हमने चार्ज सपोज किया हुआ है पॉजिटिव। इस पॉइंट पर अगर हम कन्वेंशनली सोचे तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस चार्ज को इसी टर्मिनल का होके रह जाना चाहिए। बट यहाँ पे फिर वही काम आता है कि बैटरी हैज टू परफॉर्म सम वर्क। ये बैटरी जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल होता है, वो फिर से चार्ज पे वर्क करके चार्ज को नेगेटिव से खींच के फिर से पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आती है और चार्ज दोबारा से सर्किट में सर्कुलेट करना शुरू कर जाता है। चूंकि बैटरी को मुसलसल ये वर्क करना पड़ता है, इसीलिए बैटरी वक्त के साथ साथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सो अब हम अपनी इक्वेशन पर आते हैं कि जो बैटरी का वोल्टेज है V, इट हैज टू परफॉर्म वर्क ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां से हम वर्क की इक्वेशन बना लेते हैं V डेल Q। ठीक है, अब वर्क की ये इक्वेशन सब बच्चे जहन में रख लें और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर, दैट पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर इज इक्वल टू, अब जो ये वर्क है इसको हम लिख सकते हैं V डेल Q और इक्वेशन को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं सच दैट इट बिकम्स वर्क पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू V और ये एवरेज करंट बनेगा तो हम यहाँ पे करंट लिख देंगे। तो हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की पहली जनरल इक्वेशन बन गई वोल्ट इनटू करंट। अब वोल्ट एम्पेयर आपसे पूछा जाए किस चीज का यूनिट है तो आप लिख सकते हैं कि वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वॉट। ये हो गया एक जनरल फॉर्मूला। इसी जनरल फॉर्मूला को अब हम आगे लेकर चलेंगे, P इज इक्वल टू VI, और सर्किट्स की दो कैटेगरीज पे इसको अप्लाई करेंगे, एक सर्किट सीरीज और एक सर्किट पैरेलल। सीरीज में कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है, वो है करंट। पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज। ठीक है, नाउ सीरीज सर्किट के लिए हम लिखते हैं P इज इक्वल टू VI और हम
V की जगह पर IR को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि I को लाने का मकसद ये है कि सीरीज सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रेजिस्टर होल करंट, रेजिस्टर करंट कंज्यूम नहीं कर रहा, बेसिकली रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और वो कर भी सकता है, लेकिन बैटरी दोबारा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, रेजिस्टर फिर कंज्यूम करेगा, बैटरी फिर प्रोवाइड करेगी एनर्जी, रेजिस्टर फिर कंज्यूम करेगा। अल्टीमेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ओबे होगा। बैटरी अपनी सारी एनर्जी रेजिस्टर के थ्रू या मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगी, अल्टीमेटली बैटरी डेड हो जाएगी, तो आपको नई बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे काम चलता रहेगा। तो P इज इक्वल टू वी आई, वी की जगह लिखते हैं आई आर, और साथ फिर आई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर बच्चों जो पहली इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये मोस्ट प्रॉपरली या मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है किन सर्किट्स के लिए? सीरीज सर्किट्स के लिए। क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है, तमाम कंपोनेंट्स में करंट कांस्टेंट रहता है, तो याद रखें जो रेजिस्टर सबसे बड़ा होगा उसके अंदर पावर डिसिपेशन या पावर कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा होगी। ये जो पावर कंजम्पशन और पावर रेटिंग्स, पावर डिसिपेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर अलग से एक डिटेल लेक्चर चाहिए, जो एंटी टेस्ट कैलिबर का लेक्चर है, जो जिसकी एफएससी में जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप में से किसी का तजस्सुस हो इसको सीखने समझने का, तो मैं आपको एक अपने चैनल लिंक लेक्चर का एक लिंक सेंड करूंगा, उसमें बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक हम एक कन्वेंशनल वे में रखेंगे, एफएससी तक इसको। तो अब आते हैं पैरेलल पर। तो P इज इक्वल टू वी आई लिखेंगे। अब जो कि इसमें हमें करंट एलिमिनेट करना है, तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर लिख देते हैं। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू वी ओवर आर। तो पावर इक्वेशन बिकम्स V स्क्वायर ओवर आर। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ये इक्वेशन पैरेलल सर्किट्स के लिए वैलिड है। और इसमें देखें कि एट अ कांस्टेंट वोल्टेज जो पावर और रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन इनवर्स है। द स्मॉलर द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, द ग्रेटेस्ट विल बी द पावर कंजम्पशन इन दैट सर्किट। अब दोनों इक्वेशंस के फर्दर यूजेस में बताता हूं आपको। एक जाउल्स लॉ होता है, जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होती है। कोई रेजिस्टर कितनी एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी पैदा कर सकता है, तो इसके लिए पावर की इक्वेशन लिख दें आई स्क्वायर आर, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। आपको अगर याद हो बच्चों, तो हमने यही इक्वेशन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी पढ़ी थी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की आप इक्वेशन बच्चों याद रखेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। इसको आप हीटिंग इफेक्ट्स के तौर पे याद रखें। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन पर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। हमारे घरों में कौन सी वायरिंग होती है, पैरेलल या सीरीज? हाँ जी, क्या ख्याल है? हमारे घरों में बच्चों होती है पैरेलल सर्किट, पैरेलल वायरिंग होती है। ठीक है, तो पैरेलल वाइंडिंग में हमें हमारे घरों में कितना वोल्टेज मिल रहा है? 220। गुड। तो हमारे घरों में पाकिस्तान में, नहीं 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 बेटा, 120 नहीं, 220। ठीक है, 220 टू 250 फ्लक्चुएट कर सकता है। हम इसको एक वैल्यू पर कंफाइन कर लेते हैं, 220 वोल्ट्स। अब देखें कि हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस लगी हुई है, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा, एनीथिंग, उन सब चीजों को वोल्टेज सेम मिल रहा है, दैट इज 220 वोल्ट। सो अगेन रीराइटिंग द इक्वेशन, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर, तो मैं 220 का स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय R। यानी हमारे घरों में चूंकि हर अप्लायंस को 220 वोल्ट से मिल रहे हैं, तो मुझे V लिखने की जरूरत नहीं है, मैं V की वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 220। अब कैलकुलेटर्स हैं, अगर आप सब बच्चों के पास कहीं करीब पड़े हुए हैं, तो 220 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करें तो 48400 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टर आ जाएगा। यहां तक आप इस फॉर्मूला को अपने पास लिख लें, आगे भी यूज कर सकते हैं इसको। यहां से आप रेजिस्टेंस की इक्वेशन बना सकते हैं।
48400 डिवाइडेड बाय पावर। अब रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्यों बनाई है भाई? एक चीज अब सब बच्चों ने गौर से सुननी। अब मार्केट से बच्चों जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ी काम की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। मिसाल के तौर पे आपने मार्केट से एक बल्ब परचेज किया, उस बल्ब के ऊपर लिखा होगा 100 वॉट 220 वोल्ट, ये इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अगर घर में कोई अभी डब्बा पड़ा हो कोई किसी चीज का तो उसके ऊपर आपने ये इंफॉर्मेशन जरूर देखनी। अब मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि वो कहता है कि आपको भाईजान आपने जो बल्ब खरीदा है ये आपको 100 वॉट तब कंज्यूम करके देगा अगर आप इसको 220 वोल्ट पर चलाएंगे। तो अगर आप इसको 220 वोल्ट पे नहीं चलाएंगे तो इससे 100 वॉट्स की तवक्को आपने नहीं करनी। अगर आप इसको 220 से कम वोल्ट देंगे, 110 दे देते हैं, तो ये आपको 100 वॉट नहीं कंज्यूम करके देगा, उससे कम कंज्यूम करेगा। ये कितने कम करेगा उसका भी अभी हम हिसाब लगा लेते हैं। और अगर आप इसे 220 से ज्यादा पर चलाएंगे तो ये 100 वॉट से ज्यादा भी कंज्यूम करेगा, लेकिन वहां पर डिवाइस के जल जाने का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा आज के बाद जितनी अप्लायंसेस पे आप ये रेटिंग देखें तो इस रेटिंग से बात करना सीखें कि ये डिवाइस, जैसे टेलीविजन है फॉर एग्जांपल, टेलीविजन लेट से 80 वॉट्स है, तो टेलीविजन 80 वॉट्स तब कंज्यूम करेगा जब आप उसे 220 पर चलाएंगे। तो हर अप्लायंसेस उसकी एक जबान है, वो जबान यही है कि वो अप्लायंस कहती है कि मैं इतने वॉट आपको तब कंज्यूम करके दूंगी अगर आप मुझे इतने वोल्टेजेस पर चलाएंगे। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अक्सर वापडा की तरफ से बिजली, हम कहते हैं जी बिजली कम हो रही है, लेट से वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, तो जैसे ही वोल्टेज कम होता है क्या होता है, हमारी लाइट्स डिम होना शुरू हो जाती है। अब जो डिमनेस है या ब्राइटनेस है, तो याद रखें ये जो बल्ब्स होते हैं इनकी ब्राइटनेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजम्पशन होती है। जो बल्ब जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा ब्राइटर होगा। तो यही हिसाब है कि अगर एक 100 वॉट का बल्ब है, आप उसे 220 पर चला रहे हैं तो अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ चल रहा है। जैसे ही वोल्टेजेस कम होते हैं, वोल्टेजेस कम होंगे तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस भी बच्चों पहले से कम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक तो आपके जिम्मे में एक टास्क लगाता हूँ। टास्क आपने ये करना है, आपने अपने घर की मुख्तलिफ अप्लायंसेस देखनी है, दूर से देखनी है। ये ना हो कि अप्लायंसेस में करंट आ रहा हो और आप खैर से अप्लायंसेस को टच करके पीछे से देख रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह कोई बॉक्सेस हो उन चीज़ों के, तो आपने उनकी पावर रेटिंग्स देखनी है और उनके ऊपर वोल्टेज लेवल्स देखने हैं। और आपने कम से कम एटलीस्ट 5 डिवाइसेस की रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी और मुझे अपनी फाइंडिंग्स बनानी है। लेट से आपने अंदर फैन भी इंक्लूड कर लें, लेकिन फैन तक आपका कहाँ पहुंचेगा, जो है ना कद काट। फैन छोड़ दें, कोई करीब करीब की चीज़ों को जो है ना आप देख लें, उनको डिस्कस कर लें। बल्ब्स हो गए, बल्ब के बॉक्सेस होते हैं, फ्रिज जो है उसकी बैक साइड पर या फ्रिज के साइड पर स्टिकर लगा होता है। एसी, हाँ एसी के साइड पर लगा होता है स्टिकर, उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग होती है। तो आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स आ रहा होगा। जिस चीज़ की रेजिस्टेंस का आंसर आपका ज़्यादा आएगा ना उसकी पावर रेटिंग कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस का आंसर कम आएगा उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी। तो ये फाइंडिंग आपने कर लेनी है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वो शॉर्ट क्वेश्चन देखें, बुक पे शॉर्ट क्वेश्चन निकालें। उसमें 2 बल्ब दिए हैं, दोनों की पावर रेटिंग और वोल्टेजेस दिए हैं, दोनों की रेजिस्टेंस फाइंड करनी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बताएं मुझे कितना? आई थिंक 5th या 6th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाँ जी 13.6। ठीक है, इसमें आपको पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग गिवन है और आपसे कहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके जिम्मे है कि आपने इन दोनों के आंसर्स निकालने हैं। और एक बात बहुत ध्यान से, एंड पे जो भी आंसर है साथ ओहम लिखना नहीं भूलना। अक्सर बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो पेपर्स चेक करने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अक्सर यूनिट लिखना भूल जाते हैं।
अब एक और प्रॉब्लम पे जाते हैं। हो सकता है आज का लेक्चर हमारा इसी चीज पे चला जाए, ईएमएफ वाला लेक्चर जो है वो फिर हम कल इन डिटेल पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पावर रेटिंग है 100 वॉट और वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा अगर हम इसको 110 वोल्ट्स पर ऑपरेट करें? तो इसका जो मैकेनिज्म है मैं वो भी बता देता हूँ और फिर इसका शॉर्टकट भी हम क्रिएट कर लेंगे। बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ जाता है P1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है, या वी स्क्वेयर ओवर आर, V1 स्क्वेयर ओवर आर लिख लेते हैं। क्योंकि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए हम सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू V1 स्क्वेयर ओवर P1। ठीक है, अब V1 स्क्वेयर यानी 220 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी 48400 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब इज 484 ओम्स। यहां तक होगी बात। अब इसके बाद हमें P2 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे V2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर का मतलब है 110 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R यानी 484। 110 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 12100 होगा डिवाइडेड बाय 484 रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो P2 का आंसर जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएं, क्या ये आंसर 25 वॉट आ रहा है? एग्जैक्टली आंसर आएगा 25 वॉट्स। तो एक तो ये प्रोसीजर है कि इसमें आपको क्या करना होगा कि अगर आपको फर्स्ट पावर रेटिंग गिवन है और फर्स्ट वोल्टेज गिवन है और आपसे कहा जाए कि अगर हम इस बल्ब को किसी और वोल्टेज पर चलाते हैं यानी लेस वोल्टेज पर चलाते हैं तो फिर ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो आपने बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि सिंपल फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूला से आपने सबसे पहले बल्ब की क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस, और फिर आपने इसी फॉर्मूला को P2 के साथ लिखना है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट कर देना है। इस तरीके से सीखने के बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि चूंकि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस बराबर रहनी है R1 इज इक्वल टू R2, तो आप लिख सकते हैं V1 स्क्वेयर ओवर P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर ओवर P2। और आप यहां से इक्वेशन बनाएं P2 बाय P1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इस तरीके से। इसके बाद हम यूं करते हैं कि हमारे पास P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 होल स्क्वायर इंटू P1, ये इक्वेशन बच जाती है। अब आप चाहें तो ये इक्वेशन भी फाइनली अपने पास लिख सकते हैं P2 के लिए, तो देखेंगे कैसे यूज होगी। P2 इज इक्वल टू V2 हमारे पास 110 दिया हुआ है और V1 हमारे पास 220 है, तो P2 इज इक्वल टू ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर अप्लाई करें तो ये 1/4 ऑफ P1 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग, P2 इज इक्वल टू P1 यानी 100 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा तब भी सेम आंसर आ रहा है 25 वॉट्स। तो दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। पहला मेथड है कि अगर आप चाहें तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लें और अगर आपको ये रिजल्ट पता चल गया कि रेजिस्टेंस ने तो कांस्टेंट रहना है इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, तो आप ये वाला इक्विलिब्रियम यूज करके एक रेशियो बना सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है कि P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू P1। ठीक होगी बात। तो यहां तक एक प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम किलोवाट आवर का कॉन्सेप्ट भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है, और यहां से एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जाउल इज इक्वल टू वॉट सेकेंड। ये तो एक सिंपल वर्जन बन गया, लेकिन हमारे घर में कोई भी डिवाइस ना तो बहुत कम वॉट्स की है और ना ही वो सेकंड्स में चलती है, घंटों में चलती हैं चीजें। तो हम एनर्जी का एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं, वॉट को चेंज कर देते हैं किलो वॉट में
और टाइम को चेंज कर देते हैं और में। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट एंड 3600 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड किसके बराबर है बच्चों? जाउल्स के। तो याद रखें 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स। यहाँ पे MCQ फैक्ट क्या है? क्वेश्चन आ जाता है कि किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो बच्चे किलो वॉट पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, और जल्दबाजी में वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर। तो गलत हो जाता है जवाब। याद रखें बच्चों, पावर से जब भी टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई होता है तो किस चीज का यूनिट बनता है? एनर्जी का। तो किलो वॉट और किसका यूनिट हुआ? एनर्जी का। वॉट और किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। वॉट सेकंड किसका होगा? एनर्जी का। वॉट वीक किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। किलो वॉट ईयर किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। सो पावर के यूनिट से टाइम का कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो यूनिट बनेगा वो किसका बनेगा? एनर्जी का बनेगा। और एक और बात, हमारे घरों में जब इतनी बिजली कंज्यूम हो जाती है, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो हमारे मीटर पर 1 यूनिट फॉल कर जाता है। और 1 यूनिट फॉल करने का मतलब ये है कि आपको जो बिल आता है ना वो यूनिट प्राइस पर आता है। 1 यूनिट, लेट से 1 यूनिट की जो प्राइस है वो 15 रुपए है। तो आपका मीटर पूरे महीने में अगर 300 यूनिट्स चला है तो आपको बिल कितना आएगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 4500। वैसे तो आजकल इतना बिल नहीं आता, वो बिल की भी अलग साइंस है कि अगर आप 0 to 300 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो यूनिट रेट और है, 301 से लेकर कुछ 699 तक यूनिट रेट और है। ये बहुत अलग साइंस है। इसका तरीकेकार ये है कि आप अपना बिल निकालें, आपके बिल के ऊपर ना इस जगह पर आपके यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द यूनिट प्राइस, ये देखें ये लिखी होगी। ये भी आपने चीज आज टेस्ट करनी है, अपना बिल निकालना, उसमें आप देखना है कि आपका जो यूनिट है कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, 300 यूनिट्स तक उन्होंने किस रेट से मल्टीप्लाई किया है, और 300 से ऊपर जो यूनिट्स हैं उन पे किस रेट पे मल्टीप्लाई किया, तो वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 300 से ऊपर। इसीलिए आपको जो बिल है वो फिर 10,000 की रेंज में, 11,000 12,000 की रेंज में आ रहा होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं चीजों को? ओके। अब एक और चीज, टाइम है अभी थोड़ा सा हमारे पास, बल्ब ब्राइटनेस प्रॉब्लम का मैं आपको आइडिया देता हूं। बल्ब ब्राइटनेस का एक सिंपल रूल याद रखना है, ग्रेटर द पावर कंजम्पशन ग्रेटर विल बी द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। यानी ब्राइटनेस का ताल्लुक पावर कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर 1 तरीके का, अगर आपको 2 बल्ब दिए हैं सीरीज में, इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 40 ओम, इस बल्ब की रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ओम, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि दोनों बल्ब्स में से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, तो आप सबसे पहले याद रखें, हाँ बिल्कुल ऐसे ये डेली लाइफ में चीजें समझने वाली हैं कि हमारी जो पावर है, हमें कैसे बिल्स आते हैं एटसेट्रा। तो चूंकि बच्चों ये सर्किट सीरीज है और आपको गिवन क्या है, आपको बल्ब्स की रेजिस्टेंसेस गिवन है, गौर से देखना है, गिवन क्या है? रेजिस्टेंस। और आपसे पूछा जाए कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो आपने बच्चों सीरीज सर्किट वाला फॉर्मूला लिख लेना है, I²R। क्या लिख लेना? I²R। चूंकि करंट दोनों में कांस्टेंट होगा तो पावर का डायरेक्टली ताल्लुक रेजिस्टेंस से होगा। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी बच्चों उसी बल्ब की ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। लिहाजा सीरीज में ये जो 100 ओम वाला बल्ब है ये ज्यादा ब्राइटर होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको यही 2 बल्ब्स 40 ओम और 100 ओम पैरेलल में लगा के दे दिए जाएं, तो आप इक्वेशन पैरेलल वाली पिक करें, V²/R। ठीक है,
अब चूंकि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर का रेजिस्टेंस से रिलेशन इनवर्स है। अ स्मॉलर रेजिस्टर विल कंज्यूम ग्रेटर पावर। सो पैरेलल में जो ब्राइटर बल्ब होगा वो 40 ओम वाला बल्ब होगा। अच्छा, एनर्जी सेवर और इनकैंडेसेंट बल्ब्स, ये दो बल्ब यूज होते रहे हिस्ट्री में। ये पावर रेटिंग याद आ गया, समझ आ गया सबको कि सीरीज में कौन सा ब्राइटर होगा और पैरेलल में कौन सा ब्राइटर होगा। अभी इसमें एक और भी फैक्ट है, वो मैं बताता हूँ। मेरा बेटा, मैं आपको ये हिस्सा बाद में बताता हूँ जो कैंडेसेंट और एनर्जी सेवर वाला है। एक और मुझे चीज क्लियर करनी है। देखें, अभी मैंने आपको ऊपर कौन सी रेटिंग दी थी? मैंने आपको रेजिस्टेंस वैल्यू दी थी, ठीक है। अब अगला जो हिस्सा है मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझाऊंगा, क्योंकि उसकी इन डिटेल चीजें फिर वो ज्यादा डेरिवेशन में चली जाएंगी। अगर आपको पावर रेटिंग दी हो तो फिर क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे आपको सीरीज में कहा जाए कि ये एक बल्ब है 40 वॉट का, ये एक बल्ब है 100 वॉट का, इन दोनों में से ब्राइटर क्या होगा? और इसी तरह आपको 40 वॉट का और 100 वॉट का बल्ब दिया हो पैरेलल में, और पूछा जाए ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी। तो मैं एक ट्रिक पॉइंट बता रहा हूं, डेरिवेशन में नहीं जा रहा मैं। आपने याद रखना है हमारे घरों में कौन सी वायरिंग यूज होती है? पैरेलल। सो सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं। हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग यूज होती है, तो आप मुझे दूसरे सवाल का जवाब दें। आपको एक कमरे में ज्यादा रोशनी चाहिए, आप मार्केट से कम पावर वाला बल्ब लेकर आएंगे कि ज्यादा पावर वाला बल्ब लेकर आएंगे? ज्यादा पावर वाला। तो यहां पे ज्यादा वाले को एडवांटेज दे दें, ठीक है। सो पैरेलल में आपको जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, सब बच्चे इस फर्क को इग्नोर नहीं करना। मैंने पिछली एग्जांपल में बल्ब्स की रेजिस्टेंस लिखी थी, इस एग्जांपल में मैंने बल्ब्स की पावर लिखी है। दोनों के आंसर उलट आएंगे। अगर आपको बल्ब की पावर रेटिंग्स देकर पूछा गया है कि पैरेलल में ज्यादा ब्राइटर कौन होगा, तो वही मिसाल अपने जहन में दोबारा लाएं कि आपको घर में पैरेलल वायरिंग है, घर में ज्यादा रोशनी कमरे में चाहिए, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 40 और 100 में से पैरेलल में ज्यादा ब्राइटर कौन सा होगा, तो योर आंसर शुड बी 100। और इसी आंसर को आपने सीरीज में रिवर्स कर देना कि यही दो बल्ब्स 40 और 100 वाले सीरीज में लगा दिए जाएं, अब कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा? तो नाउ योर राइट आंसर विल बी 40 वॉट। तो अब जरा इन दोनों को एक फ्रेम में देखें। अगर रेजिस्टेंस रेटिंग गिवन है, अगर रेजिस्टेंस रेटिंग गिवन है बच्चों, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस ग्रेटर ब्राइटनेस, और पैरेलल में स्मॉलर रेजिस्टेंस ग्रेटर ब्राइटनेस। ठीक हो गया बात। और अगर पावर रेटिंग गिवन है, पावर रेटिंग गिवन है, ठीक है, तो फिर आपने अपना मेन रेफरेंस किसको बनाना है? पैरेलल सर्किट को, ठीक है। और आपने ग्रेटर पावर पे ग्रेटर ब्राइटनेस देनी है। एंट्री टेस्ट में ये सवाल यूं भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज ग्रेटर ब्राइटनेस? 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट एंड 400 वॉट। कोई सर्किट मेंशन नहीं था, उसने पूछ लिया इन चारों में से सबसे ब्राइटर बल्ब कौन सा होगा, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, कौन सा होगा? गुड। क्यों 400 होगा? कि जब उसने कोई सर्किट नहीं बताया तो वो हमसे कन्वेंशनली यही एज्यूम कर रहा है, उम्मीद रख रहा है कि आपको पता है कि हमारे घरों में कौन सी वायरिंग है? पैरेलल। और पैरेलल में सबसे ब्राइटर बल्ब वो होता है जो सबसे ग्रेटर पावर रेटिंग रखा हो। बिल्कुल। अब मैं ये फर्क क्लियर कर दूं, बल्ब्स की जो हिस्ट्री है वो कुछ यूं है, आप इसको इन डिटेल इंटरनेट से भी देख सकते हैं। मैं एक शॉर्ट हिस्ट्री, शॉर्ट फर्क बता देता हूं। एक आते थे इनकैंडेसेंट बल्ब जिनके अंदर एक फिलामेंट हुआ करता था, और अब आते हैं एनर्जी सेवर्स, इनके अंदर एलईडीज होती। बेटा ये जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था ना, ये हीटिंग इफेक्ट से ग्लो करता था।
इसमें जो ज्यादातर हमारी एनर्जी थी ना वो इंफ्रारेड रीजन में पैदा होती थी, यानी ग्रेटर एनर्जी इंफ्रारेड में, वो इंफ्रारेड जिसे हम देख भी नहीं सकते, और कम एनर्जी विजिबल रीजन में पैदा होती थी। ठीक है, अब जो एलईडीज आ रही हैं इनके अंदर इंफ्रारेड बहुत कम प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी का मेजर पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करती हैं। इसीलिए आप देखें इनकैंडेसेंट बल्ब की रोशनी एक तो येलोइश रोशनी होती थी, पीली पीली सी रोशनी होती थी, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है। और अब जो एनर्जी सेवर्स है ये व्हाइट लाइट है, तो एनर्जी सेवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने की बजाय लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो पावर रेटिंग्स हैं इनकी बहुत ज्यादा डाउन चली गई हैं। आपको ये जो फिलामेंट बल्ब्स होते थे या ये 60 वॉट में मिलते थे या ये 100 वॉट में मिलते थे और इतनी लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, ये आपको 16 वॉट में मिलता है और अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस कर देता है। यानी मेरे कमरे में, मैं चूंकि रिकॉर्डिंग करता हूँ अक्सर, तो मेरे कमरे में 32 वॉट का एक बल्ब लगा हुआ। अब कहाँ 100 वॉट और कहाँ 32 वॉट, और इस 32 वॉट में पूरा कमरा जो है ना वो जगमगा रहा होता है। तो इनकैंडेसेंट में और एनर्जी सेवर्स में मेन फर्क यही है कि इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा हीट में कन्वर्ट करता था और लाइट एनर्जी में कम। एनर्जी सेवर्स उलट कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं और विजिबल लाइट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एक और प्रैक्टिकल फर्क ये है कि इनकैंडेसेंट बल्ब को थोड़ा सा जलने के बाद अगर आप हाथ में पकड़े हाथ जल जाएगा, और ये जो एनर्जी सेवर्स है इनकी खैर ऊपर शील्डिंग भी अच्छी होती है, तो ये चूंकि कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा ये काफी देर से भी जले हों तो आप बेयर हैंडेडली भी इनको उतार सकते हैं, ये इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तो आई एम होपफुल थोड़ा बहुत तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल गया होगा इन दोनों का फर्क। बाकी इन पे बच्चों बहुत से वीडियोस भी हैं और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आया करें, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है लर्निंग का। हमें भी बहुत हेल्प मिली है इससे, आप लोग भी इससे अपने क्वेश्चंस को क्रिएट भी किया करें और क्वेश्चंस का आंसर भी लिया करें।